तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं रोहित गर्ग जी जो बेसिकली दिल्ली से हैं। तो सबसे पहले रोहित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू मुझे बुलाने। ओके रोहित जी, अच्छा बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो आपको पहली बार देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, तो थोड़ा सा उनके जानने के लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम रोहित गर्ग है और मुझे ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स के अराउंड फाइनेंशियल सेक्टर में एक्सपीरियंस है। मैंने पिछले 14-15 साल में इंश्योरेंस में भी काम किया है, स्टॉक ब्रोकिंग में भी किया है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लस म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी नॉलेज है। तो मोस्टली लोग तो 4-5 साल से अभी कोविड के बाद से एक्टिव हुए हैं, तो वो अभी इतने जानकारी नहीं है उनको स्टॉक मार्केट की, कब कैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड्स में कैसे करते हैं। इंश्योरेंस भी अभी लोग जानते थे। बेसिकली इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का ही फोकस था, लेकिन अब हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ों की तरफ भी लोग जागरूक हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को हम पिछले 14-15 साल से हैंडल करते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे मैं लोगों को ये सब जानकारी शेयर करता रहता हूँ, कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए, कैसे आपको क्लेम वगैरह में कैसे सपोर्ट मिले, कंपनीज कैसे एंटरटेन करती हैं चीज़ों को, तो वो सब चीज़ें मैं बताता रहा हूँ अपने चैनल पे भी। तो बाकी बंटी जी ने मुझे एक मौका दिया कि आप लोगों से इंटरेक्शन किया जाए और अपनी जो भी नॉलेज है आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो मैंने इसका वेलकम किया और मुझे अच्छा लगा, तो मैं आज यहाँ पे हूँ आपके सामने। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। आपने ये बताया अपने बारे में। अच्छा रोहित जी, आपने जैसे बताया कि आपके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इस फाइनेंशियल फील्ड में, इंश्योरेंस में, स्टॉक मार्केट में, आपने काफ़ी सारे नाम लिए और आप एक यूट्यूब चैनल भी आप बता रहे हैं कि चला रहे हो। मैंने भी आपका एक यूट्यूब चैनल देखा, उस पर आपने इंश्योरेंस के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर आपने कुछ वीडियोस को डाला हुआ है, तो मैंने भी वो वीडियोस देखी थी। तो सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए रोहित जी, इंश्योरेंस के ऊपर ही हम बात करते हैं, तो इंश्योरेंस ये क्या चीज़ है और ये इसकी ज़रूरत क्यों है? देखो, बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, एक बेसिकली आपको देसी भाषा में बताऊंगा। इंश्योरेंस का मतलब है एक तरह का अश्योरेंस, यानी श्योरिटी। अगर इन केस आपको या आपकी फैमिली को किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी इन फ्यूचर आती है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, कभी बीमार हो गए तो खर्चा इतना ज़्यादा आ जाता है, हॉस्पिटल्स में आजकल की घरबारी बिक जाते हैं, या फिर भगवान ना करे कभी डेथ हो जाती है किसी फैमिली मेम्बर की और उसने लाइफ इंश्योरेंस ले रखा अपने नाम पे, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, तो उस केस में डेथ क्लेम कंपनी द्वारा दिया जाता है और उससे हेल्प हो जाती है, बाकी फैमिली को, नॉमिनी को और फैमिली को सपोर्ट मिल जाता है। तो ये ठीक रहते हैं, लेनी चाहिए इंश्योरेंस। हम तो इसका हमेशा समर्थन ही करते हैं। ओके, और रोहित जी, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है? देखो, टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट है। लाइफ इंश्योरेंस भी देखो, इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं। अभी हेल्थ के इसके बाद आते हैं, पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसमें रिटर्न मिलते हैं आपको, जो जनरली इंडियंस लोग मैंने देखा है इंटरेस्टेड उसी में रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पैसा आ ही रहा है उनके पास। और दूसरी तरफ होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में वो एक तरह से पैसा जाता ही है, आता तो कुछ नहीं है उसके अंदर, बस उसमें आएगा सिर्फ एक ही कंडीशन में, कभी पर्सन की डेथ हो जाएगी, सिर्फ उसी कंडीशन में फैमिली को पैसा मिलता है, अदरवाइज वो पैसा खत्म हो जाता है, आगे जाके डेड हो जाता है। आजकल कुछ इस तरह के प्लान्स भी आने लग गए हैं, थोड़ा प्रीमियम एक्स्ट्रा लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। टर्म इंश्योरेंस में आजकल कुछ ऐसे प्लान्स भी आ रहे हैं जिनमें थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, लेकिन आपको जो आपने प्रीमियम दिया है पूरे लाइफ में, अगर आपकी बीच में कभी डेथ हो गई तो आपको डेथ क्लेम दे दिया जाएगा। अगर डेथ नहीं हुई इन केस, तो आपने जितना अब तक प्रीमियम पे किया है, चाहे 40 साल पे किया, 50 साल पे किया है, तो आपको वो सारा प्रीमियम रिटर्न कर देंगे, टैक्स काट के, विदाउट टैक्स जितना भी प्रीमियम बन रहा है वो आपको रिटर्न कर देंगे, आपके अकाउंट में रिफंड कर देते हैं वो। इस तरह के भी आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो जनरल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, जैसे LIC वगैरह में ऐड देखते हैं टीवी पे, अलग अलग तरह के नाम है उनके, तो उनके अंदर एक फिक्स रहता है कि आपको हर साल इतने पैसे देने हैं और आपके 10 साल बाद या 20 साल बाद हम इसको 4 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे। तो इस तरह की चीजें होती है, और उतने पैसे हो ना हो वो तो कह नहीं सकते। मोस्टली हमने देखा 7% के अराउंड ही उनका रिटर्न घूमता है, चाहे कोई कितना ही जोर मार ले, क्योंकि वो श्योरिटी बेस्ड होते हैं। तो
लेकिन फिर भी लोग मोस्टली उन्हीं में इंटरेस्टेड रहते हैं। इंडिया में टर्म इंश्योरेंस जनरली लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर आगे चल के कुछ मिल जाता है, रिटर्न बढ़ के पैसे मिलते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस कम बिकता है। अब दूसरी तरफ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ये आपकी बीमारी से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। इन केस अगर भगवान ना करे आप कभी हॉस्पिटलाइज होते हैं, किसी भी तरह से आपको कुछ होता है, तो आपकी फैमिली को आपकी फैमिली को जो भी हॉस्पिटल का इलाज का खर्चा होता है वो मिल जाता है हेल्थ इंश्योरेंस से। तो मेनली ये डिफरेंस रहता है इनमें। और रोहित जी, टर्म इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क है, और इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? वैसे मैंने इसका अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में आंसर कर दिया है, लेकिन फिर भी एक बार हल्का से रिपीट कर देता हूँ। जो होल लाइफ इंश्योरेंस है उसके अंदर वही आपका रिटर्न बेस रहेगा, आपको हर साल कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, प्रीमियम पेमेंट जिसे कहते हैं। तो मान लीजिए 1-1 लाख रुपए आपने दिए, तो ऐसा कहा जाएगा आपको कि 10 साल बाद आपको 12 लाख मिल जाएंगे, 15 लाख मिल जाएंगे, और साथ में आपको उसके अंदर डेथ क्लेम फ्री मिलता है। वो कहने की बात है, डेथ क्लेम भी उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है उसमें, क्योंकि रिटर्न्स कम आते हैं। जबकि दूसरी तरफ टर्म इंश्योरेंस होता है, वो आपको ओनली डेथ क्लेम में देंगे। अगर इन केस कभी डेथ होती है, तो उसमें अगर मान लीजिए आपने सम इंश्योर्ड ले रखा है 50 लाख का या 1 करोड़ का, तो जब भी डेथ होगी तो फैमिली को 50 लाख या 1 करोड़ जो भी है वो अमाउंट आपकी फैमिली को दे दिया जाता है। बदले में हर साल आपको उसका प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये टर्म इंश्योरेंस है। ओके, मतलब टर्म इंश्योरेंस में आपको हमेशा पे करते रहना होता है और डेथ के बाद पैसे मिलते हैं, और होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद एक फ़ंड, अच्छा फ़ंड तैयार होके मिल जाता है। तो ये कहने का मतलब है आपका, राइट? ओके। और इंश्योरेंस में कुछ राइडर्स होते हैं, अभी बहुत से लोग बिगिनर हैं जिनको अभी इतना ज़्यादा इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता, या जिनके पास अभी इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी वगैरह नहीं है। तो इनमें थोड़े से राइडर होते हैं, राइडर्स का क्या मतलब होता है, और क्या वो राइडर्स लेने चाहिए, उनका कोई फ़ायदा भी होता है या नहीं? राइडर्स देखो, ये नीड बेस्ड है। एक पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी के अंदर एक होते हैं बेसिक फीचर्स और एक होते हैं राइडर्स। बेसिक फीचर्स तो एक ऐसी चीजें होती हैं वो ऑलमोस्ट सबको चाहिए होती हैं, तो वो कंपनी उसमें बाय डिफॉल्ट देती ही है। अब राइडर्स वो नीड स्पेसिफिक है, अगर किसी को चाहिए तो वो इंक्लूड कर सकता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक्सीडेंटल राइडर है। जैसे मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली और उसके अंदर एक एक्सीडेंटल राइडर इंक्लूड कर दिया, तो इन केस कभी एक्सीडेंट से डेथ होती है पर्सन की, तो एक्सीडेंट के केस में जितना भी सम इंश्योर्ड है, मान लीजिए आपने डेथ, एक टर्म इंश्योरेंस में डेथ का क्लेम तो 50 लाख का ले रखा है, लेकिन अगर एक्सीडेंट के थ्रू डेथ हुई है और आपने राइडर सेलेक्ट कर रखा है, तो आपको उसका डबल, यानी 1 करोड़ आपकी फैमिली को उसका डबल मिलता है। 1 करोड़ रुपए आपकी फैमिली को मिल जाएगा एक्सीडेंट से डेथ के केस में। इसी तरह से और भी होते हैं कि अगर पैरालाइज हो गए हैं तो उसमें भी कुछ एक सम इंश्योर्ड सम आपका फिक्स कर दिया जाता है कि पर वीक आपकी फैमिली को 5,000 रुपये, 1,000 रुपये, जो भी आपने पॉलिसी खरीदते टाइम पे आपने डिसाइड किया है, वो एक सम इंश्योर्ड आपको मिल जाता है। एडवेंचर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कभी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आपको कुछ लग गया तो आपने वो राइडर ले रखा है, तो उसमें एक सम इंश्योर्ड मिल जाता है। क्रिटिकल इलनेस अगर कोई लग गई पॉलिसी की ड्यूरेशन में, कोई हार्ट से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड फेल हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसके अंदर राइडर है कि अगर वो कोई बड़ी सीवियर डिजीज लग गई तो आपको जो भी आपने सम इंश्योर्ड सिलेक्ट कर रखा है राइडर के अंदर, वो आपकी फैमिली को एक मुश्त दे दिया जाएगा, लमसम अमाउंट पे किया जाएगा। तो इस तरह से राइडर्स रहते हैं, वो नीड बेस्ड है, अगर जो चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं तो ठीक है। ओके। और इंश्योरेंस में हम यूलिप्स के बारे में काफ़ी सुनते हैं, आप थोड़ा सा बता दीजिए यूलिप्स क्या चीज़ है, और ये म्यूचुअल फंड से किस तरह से डिफरेंट होते हैं? यूलिप की फुल फॉर्म होती है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यानी आपको इंश्योरेंस का तो बेनिफिट मिलेगा अगर आपने ये प्लान लिया है, प्लस साथ में आपका जो पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे, अभी जनरली क्या होता है, जो गारंटीड प्लान्स दिए जाते हैं LIC की तरफ से या दूसरी अदर कंपनी की तरफ से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो 2 चीजें होती हैं उसके अंदर, एक इंश्योरेंस और एक इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर वो फिक्स चीजों में करते हैं तो उसके अंदर गारंटीड रिटर्न्स रहते हैं, जो कि 7% के अराउंड ही इतना घूमता है, 7, 7.5, 8%, इससे ज्यादा नहीं दे पाती कंपनी। दूसरी तरफ अगर वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती हैं वो पैसा, तो उससे जो रिटर्न बना के देती हैं, तो वो उस प्लान को यूलिप कहा जाता है। मतलब ये अगर मार्केट बेस्ड प्लान है तो फिर वो यूलिप कहा जाएगा। अगर नॉन मार्केट बेस्ड है, अगर वो पैसा गारंटीड आपको दिया जा रहा है, कि लिख के दिया जा रहा है कि आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद इतना पैसा आपको श्योर मिलेगा, तो फिर वो गारंटीड प्लान है, वो यूलिप नहीं है। यही बेसिक डिफरेंस है।
ओके, तो मतलब कि यूलिप भी एक तरह का एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट आ जाता है जिसमें पैसा इन्वेस्ट होता है और उसका रिटर्न मिलता है, वो कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, ये एक बात की बात है। अच्छा, एक रोहित जी ये बताइए कि जो लोग बिगिनर्स हैं, जो भी पॉलिसी लेना चाहते हैं, अभी उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो परचेज़ करते वक्त, क्या क्या गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं, उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, कॉमन मिस्टेक सबसे पहले अधूरी नॉलेज है। अगर कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए नॉलेज लेनी जरूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में जनरली मैंने देखा है लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं कि उसने शेयर बता दिया, रिश्तेदार ने बता दिया, या जहाँ पे अकाउंट खुलवा रखा है वो ब्रोकर ने बता दिया कि ये शेयर ले लो, वो कर लो, वो ले लेते हैं, बाद में नुकसान खा के बैठ जाते हैं, फिर कहते हैं कि ये मार्केट ही बेकार है, इसमें तो आना ही नहीं चाहिए। जनरली लोगों की कंडीशन ही रहती है। देखो, कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर नॉलेज उसकी ले लेनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लीजिए। आजकल बहुत सारे मीडियम्स हैं, यूट्यूब है, ये और सब चीज़ें हैं, करते हैं आजकल ये चीज़, अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों के अंदर, लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस तरह की गलतियां करते हैं। बिगिनर्स के लिए देखो यही कहेंगे कि इंश्योरेंस जब भी ले रहे हैं तो बेसिकली उनको एटलीस्ट 2 इंश्योरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो लेनी ही चाहिए, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो एक ऐसी चीज़ है वो आपको लेना ही चाहिए, वो तो हर परिवार को, हर इंडिविजुअल के पास होना ही चाहिए, क्योंकि हेल्थ का कुछ नहीं पता। आजकल शहरों के अंदर जिस तरह से पॉल्यूशन या और सब बीमारियां बढ़ रही हैं, कोविड ने तो आपको दिखाई दिया कि कैसे हो सकता है, कितना कितना खर्चा आ सकता है ट्रीटमेंट्स में। उसके बाद अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में और हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंडेटरी मैं मानता हूँ, वो तो सबके पास होना ही चाहिए। दूसरी तरफ टर्म इंश्योरेंस है, वो एक नीड बेस्ड है। आपको लगता है कि आपकी डेथ से फैमिली की अर्निंग पे या किसी तरह से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, फैमिली जो लाइफस्टाइल है उसको इफेक्ट हो रहा है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन अगर फैमिली का लाइफस्टाइल ठीक है, अर्निंग के अदर सोर्स भी हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस उतनी जरूरत नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं, टर्म इंश्योरेंस की इंडिया में लोगों की आदत ये है कि वो ऐसा टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम पे यही सोचते हैं कि इसका कुछ ना कुछ रिटर्न लेना ही है। वो जब पॉलिसी खरीदते हैं तो 100 साल का या 90 साल का ऐसा टाइम पीरियड रख देते हैं पॉलिसी में कि 90 साल तक या 100 साल तक मेरी कभी भी डेथ हुई तो इसका क्लेम अमाउंट मिल जाएगा, डेथ क्लेम फैमिली को। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि उसका प्रीमियम कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप 100 साल का उसमें टाइम पीरियड सेलेक्ट कर रहे हैं तो कंपनी को पता ही है ये तो लेके ही जाएगा, ये तो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है, तो फिर वो प्रीमियम भी उसी हिसाब से चार्ज करते हैं। जनरली मेरा मानना है कि अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं जो कि डेथ क्लेम से रिलेटेड है, तो आपको 60 या 65 ईयर्स तक का आपको रखना चाहिए उसका टाइम ड्यूरेशन, क्योंकि इतने तक की इंसान की अर्निंग एज होती है और 60-65 की एज तक होते होते एक अच्छा ठीक ठाक पैसा वो कमा के अपने पास इकट्ठा कर चुका होता है। और स्टॉक मार्केट वगैरह जैसे आजकल अच्छी चल रही है, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक अच्छे लेवल का पैसा बन सकता है। और आजकल तो जल्दी बन जाता है, 45-50 साल के लोग में ही आजकल लोग रिटायर होने की सोचते हैं, और उससे भी जल्दी कहीं तो अगर आपको लगता है कि आपकी अर्निंग ठीक ठाक हो रही है एक एज तक, तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे टर्म इंश्योरेंस आपका चल भी रहा है तो आप बीच में बंद भी कर सकते हैं उसको। ओके, तो रोहित जी, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इंश्योरेंस है, जो इंश्योरेंस तो करवा के बैठे हैं, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है या टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, तो बहुत बार इंश्योरेंस रिजेक्ट के बहुत केस आते हैं। तो इंश्योरेंस के रिजेक्ट होने के क्या कारण होते हैं और इस रिजेक्शन को किस तरह से सुधारा जा सकता है? देखो, रिजेक्शन कुछ कारण होते हैं रिजेक्शन के, जैसे क्लेम फॉर्म भरते टाइम पे कोई मिस्टेक कर दी, कुछ डिटेल गलत भर दी, तो के वो जो डॉक्टर क्लेम को देख रहा है, वो एनालाइज कर रहा है, क्लेम सेटल कर रहा है, तो वो देखता है इसमें कुछ मिस्टेक है, तो उसको शक होता है, बेकार का शक चला जाता है, तो फिर वो वेरिफिकेशन में डाल देते हैं केस। वेरिफिकेशन में फिर वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन आ गई तो केस रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिफिकेशन में भी केस पास हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ जाता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। और क्लेम कोई ऐसी रिजेक्ट नहीं करती कंपनी। जनरली लोगों की सोच ये रहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पैसा तो ले लेती है और क्लेम रिजेक्ट कर देती है, ऐसा नहीं है। अगर उनको कोई जेन्युइन कोई स्ट्रॉन्ग रीजन दिखता है, IRDAI ने रूल्स भी इतने स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं कि आसान नहीं है आजकल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कोई भी क्लेम रिजेक्ट करना। रिजेक्शन मोस्टली तब आता है जब हम कोई गलती करते हैं या फिर हम कोई चीज़ छुपाते हैं। अगर मान लीजिए अगर मुझे एक हार्ट डिजीज है और मैं स्टार्टिंग में पॉलिसी लेने के टाइम पे ये चीज़ बताता नहीं हूँ कंपनी को और छुपा के बैठ जाता हूँ, तो कल को क्लेम आया हार्ट से रिलेटेड, तो फिर कंपनी उस क्लेम को रिजेक्ट करेगी ही करेगी। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतने साल प्रीमियम दिया है और कंपनी रिजेक्ट क्यों कर दिया,
क्योंकि आपने वो बीमारी छुपाई है पॉलिसी लेने के टाइम पे। आपको कंपनी ने जो इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करी है वो एक ट्रस्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट है कि आप कंपनी पे ट्रस्ट कर रहे हो कि जरूरत में वो क्लेम देंगे, और कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है कि आप सच बोल रहे हैं, कि सारी चीज सही बता रहे हैं उनको। अगर वो ट्रस्ट में कहीं भी मिसमैच आ रहा है, कहीं भी ट्रस्ट टूट रहा है, तो आपका क्लेम में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, फिर वो इशू है। बाकी इन केस अगर आपको लगता है आपका क्लेम सही है और कंपनी ने गलत रिजेक्ट किया है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, तो उसके लिए मैंने अपने चैनल पे वीडियोस भी बना रखे हैं इस तरह की कि आप किस तरह से ग्रीवेंस सेल पे कंपनी के अप्रोच कर सकते हैं। फिर उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक अच्छा सोर्स दे रखा है, तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे आप जाके कैसे अपने क्लेम को पास करा सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं। तो और उसके बाद भी अगर इंश्योरेंस ओम्बड्समैन पे बात नहीं बनती तो कंज्यूमर कोर्ट तो है ही, जहाँ मोस्टली 99% से ज़्यादा केसेस में कंज्यूमर के फेवर में ये डिसीजन आते हैं, वहाँ भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारे मीडियम्स हैं। ओके मतलब कहने का कि रिजेक्शन के जो रीज़न होते हैं वो कुछ ये हैं कि हमारी तरफ से, या जो लोग कुछ बातों को हिडन रखते हैं उनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं ज़्यादा कंपनी की तरफ से, क्योंकि लोगों को हिडन रखने की थोड़ी सी वो होती है ताकि जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन मतलब आपका कहने का कि कुछ भी हमें अपनी तरफ से हिडन नहीं रखना चाहिए, जो है साफ साफ कंपनी को बताना चाहिए। और आपने ये भी बता दिया साथ में कि अगर फिर भी आप अपनी तरफ से सही हैं और फिर भी रिजेक्शन मिल रही है, क्लेम पास नहीं हो रहा, तो किस किस तरह से आप वो क्लेम अप्रूव करवा सकते हैं। आपने कंज्यूमर कोर्ट के बारे में बताया और भी 2-3 बातें और बताई। अच्छा एक बात बताइए, आपके अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज इंश्योरेंस कर रही हैं, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है इंश्योरेंस की? देखो हर कंपनी अपने हिसाब से बेस्ट है, ऐसा नहीं है कि कोई एक कंपनी, हर कंपनी अपने हिसाब से अच्छे अच्छे फीचर्स लेके आ रही है पॉलिसीज में, और क्लेम भी वो अपने हिसाब से सेटल करती हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि ये हमने देखा है कि एक कंपनीज के ना सीजन वाइज चलते हैं, ये चीज हमने ऑब्जर्व की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है, वो कभी कभी एक ऐसा टाइम आता है कि सारे क्लेम फटाफट पास कर रहे हैं, सीमलेस पास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बी कंपनी है वो थोड़ा सा लटका देती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जो बी कंपनी सारे क्लेम इजीली पास कर रही है, ए कंपनी कभी कभी लटका के पास कर रही है, रिजेक्ट कर रही है। तो ये चीजें सीजन वाइज इसमें चलती हैं, कभी कभी हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है। लेकिन फिर भी आपके अगर चीजें सही हैं, सब आपके ट्रीटमेंट सही हैं, तो आप कैशलेस ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, हॉस्पिटल में जब एडमिट हो रहे हैं इंटीमेशन भी प्रॉपर कर रहे हैं, सब चीजें सही जा रही हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कोई कारण है फिर रिजेक्शन का। अगर इनकेस फिर भी एक 0.1% चांस है अगर कोई रिजेक्शन आता है, तो मैंने आपको मीडियम्स बता ही रखे हैं, क्योंकि अब आप जेन्युइन हैं और आप फिर तो आपको फाइट करना ही चाहिए अपने क्लेम के लिए, आपका हक है वो क्लेम लेना, तो आपको फाइट करने के मैंने मीडियम्स बता रखे हैं अपने चैनल पे, आप कर सकते हैं। फिर भी रोहित जी, अगर टॉप की 2 या 3 कंपनियों के बारे में अगर बताना हो, तो आप कौन कौन सी कंपनी के बारे में बताओगे? देखो 2-3 कंपनी जो हम जनरली प्रेफर करते हैं, एक जैसे HDFC अर्को है, बजाज एलियांज है, ICICI लोम्बार्ड है, टाटा AIG है। मोस्टली आप ये देखिएगा कि जिन कंपनीज का प्रीमियम कलेक्शन बहुत ज्यादा है, जो जिनके पास ढेर सारा प्रीमियम आ रहा है, तो वो कल को क्लेम सेटलमेंट में उतना इशू नहीं करती हैं, ये हमने ये चीज देखी है। लेकिन जिनके पास प्रीमियम ही बहुत कम आ रहा है, तो फिर कल को क्लेम आ गया, कोई छोटा मोटा क्लेम तो चलो ठीक है, अगर मान लो कभी कोई बड़ा क्लेम दे दिया, 5 लाख का 10 लाख का क्लेम दे दिया, तो हो सकता है आपका क्लेम अटका दिया जाए, आपको उसमें इश्यूज फेस करने पड़ जाए। तो इसलिए कोशिश करके इसी को प्रायोरिटी दीजिएगा, प्रेफरेंस बड़ी कंपनियों को ही दीजिए जिनके ज्यादा प्रीमियम कलेक्शन होता है। कंपनीज के नाम जैसे मैंने आपको बता दिए, जैसे HDFC अर्को है, बजाज एलियांज, ICICI लोम्बार्ड है, टाटा AIG है, या केयर भी ठीक है। रोहित जी, जो बिगिनर्स हैं, जो भी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, तो वो किस तरह से इंश्योरेंस परचेज कर सकते हैं? इंश्योरेंस देखो 2-3 तरह से आप परचेज कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन मीडियम सबको पता ही है, आप कंपनी की खुद डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या अलग अलग ये वेब एग्रीगेटर्स हैं, जैसे policybazaar.com है, PolicyX हो गया, ये शेयर इंडिया हो गया, अलग अलग कंपनीज के अब तो पोर्टल आए हुए हैं। और महिंद्रा इंश्योरेंस ब्रोकर्स, आजकल जियो फाइनेंस है, उसने भी अपने इंश्योरेंस ब्रोकरशिप स्टार्ट कर दी है, उनकी वेबसाइट्स पे जाके भी ले सकते हैं। पॉलिसी बाजार इनमें सबसे बड़ा नाम है, मोस्टली जब लोग लेते हैं तो उसी से लेते हैं। दूसरा एक तरीका है ऑफलाइन में कहाँ जाएंगे आप, या तो कंपनी की ब्रांच पे जाएंगे, वहाँ ब्रांच पे जाके पॉलिसी ले सकते हैं, या फिर एक अलग मीडियम है एजेंट्स के थ्रू। और मेरा मानना है इन तीनों में से अगर आप किसी को प्रेफरेंस दे तो एजेंट्स के थ्रू करें। उसके पीछे कारण है, क्योंकि एजेंट
से आपका एक धीरे धीरे बातचीत हो जाती है, रिलेशन बन जाता है, और एजेंट कई साल से काम कर रहा होता है। एजेंट एक ऐसा पर्सन है, वो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा, वो नॉलेजेबल हो और काफी साल से काम कर रहा हो। अगर वो इस तरह का आपको एक एजेंट मिल जाता है तो आप उसी से फिर तो आपको आंख बंद करके उसी से पॉलिसी करा लेनी चाहिए। उसमें आप ये मत देखिए कि कंपनी से मैं ऑनलाइन ले रहा हूं तो 5% डिस्काउंट मिल रहा है या कुछ मिल रहा है। आप 5% दे दो, क्योंकि कल को आपका क्लेम अटका तो आप कस्टमर केयर पे फोन मिला मिला के थक जाओगे या मेल करते रहोगे। लेकिन एजेंट से अगर आपने पॉलिसी ली है तो एजेंट आपके पूरा सपोर्ट करेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चीजें पहले वो जान चुका है, वो सारे जो प्रॉब्लम्स इश्यूज है वो फेस कर चुका है, उसको पता है कहाँ कोई प्रॉब्लम आई तो किससे बात करनी है, कैसे उसको सुलझाना है, वो फटाफट उन चीजों को हैंडल कर जाता है। लेकिन अदरवाइज आपने खुद अगर पॉलिसी ली, अपना दिमाग लगा के या पॉलिसी में डिस्काउंट के देख के, तो फिर आप कल को परेशान हो जाओगे। दूसरी तरफ खासकर ये मैं मानता हूँ टर्म इंश्योरेंस के केस में, अगर आपने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जो कि डेथ के टाइम पे क्लेम मिलता है, तो भगवान न करे आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आप तो चले गए, अब पीछे क्लेम किसको लेना है? फैमिली को। अगर क्लेम सीमलेस पास हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप मान के चलिए बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि अगर क्लेम अटक गया तो फैमिली परेशान हो जाएगी, पीछे लेडीज और बच्चे कैसे संभालेंगे उन चीजों को, वो आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कोई एजेंट है, सपोर्टिव है, जिससे आपकी बातचीत है, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ में दोस्ती भी हो जाती है उनसे, तो वो अपने आप चीजों को हैंडल कर लेगा। लेकिन अगर आपने खुद ही डायरेक्ट कंपनी से ली है 10-5% के लालच में या कुछ है, तो फिर जो आपको मैंने बताया वो फिर इश्यूज फेस करने पड़ जाएंगे आपको। आपके साथ में एक पर्सन होना चाहिए जो आपको कल को सपोर्ट करे क्लेम के टाइम पे, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस के केस में। अच्छा, मैं आपको जो व्यूअर्स हैं मैं आपको ये बताना चाहूँगा, रोहित जी ने हमें बताया कि इंश्योरेंस जो भी बिगिनर्स हैं इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उनके लिए 2-3 अलग अलग ऑप्शन हैं अवेलेबल जिससे वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कई सारे ऐसे माध्यम हैं जिनसे इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप किसी बैंक के थ्रू या फिर किसी एजेंट के थ्रू भी अपनी इंश्योरेंस ले सकते हैं। हर एक जगह से इंश्योरेंस लेने के अपने अपने प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स होते हैं। बाकी आपको जैसे सुइटेबल रहता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आप खुद चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से रिसर्च कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप ऑनलाइन अच्छे से खुद रिसर्च करके एक अच्छी पॉलिसी ले सकते हैं, तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार आपको ज़्यादा स्टडी करने में थोड़ी सी झिझक होती है, आप एक एज ए एजेंट के थ्रू लेना चाहते हैं, तो अगर आपके टच में कोई इस तरह का पर्सन है जो एक विश्वास वाला पर्सन है, जिस पर आपको एक विश्वास है, जो एजेंट है और इस इंश्योरेंस में काफ़ी टाइम से काम कर रहा है, तो आप एक एजेंट के थ्रू भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। आपको जिस तरह से सुइटेबल लगता है, जैसे आपको आसान लगता है, उस तरह से आप पॉलिसी लें। किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी कंपनी से लें, आप इस वाली कंपनी से लें, आप ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें। जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे, आप अपनी स्टडी करके, अपनी खुद रिसर्च करके अपने लिए एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा रोहित जी, एक बात ये बताइए, आप किस तरह से, आपका लर्निंग सोर्स क्या है? आप किस तरह से लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि आप भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं अभी फाइनेंशियल सेक्टर में, आप इंश्योरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटर भी हैं, यूट्यूब पर भी काम कर रहे हैं। तो किस तरह से आपका लर्निंग सोर्स क्या है, कैसे लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं? देखिए, जैसा हम जानते हैं फाइनेंशियल सेक्टर एक बहुत डायनामिक सेक्टर है, मतलब इसमें रोज नई नई चीजें आ रही है, सब कुछ नया है। अब हम देखो, बुक्स ठीक है अपनी जगह पे, बुक्स भी जरूरी हैं, लेकिन मोस्टली हमें जानकारी आप सबको पता है इंटरनेट से ही मिलती है आजकल। तो इंटरनेट पे लेटेस्ट चीजें आती है, न्यूज़ है, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया, ये मैं पढ़ता हूँ। नॉर्मल न्यूज़ के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर है वो पढ़ता हूँ। हिंदी का आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस आप ये सब चीज़ें आप एक्टिव रह सकते हो फाइनेंशियल सेक्टर में, ये सब चीज़ें पता लग जाती हैं धीरे धीरे। बाकी कोई खबर आती है, moneycontrol.com है, वो सब हैं, तो बहुत सारे मीडियम्स हैं ऑनलाइन, आप कभी भी सर्च करके देख सकते हैं, आती रहती हैं खबरें रेगुलरली। ओके, मतलब कि आप ऑनलाइन काफ़ी सारी अलग अलग जगह से अपनी स्टडी करते रहते हैं या लर्न करते रहते हैं। अच्छा रोहित जी, एक बात ये बताइए, कोई एक ऐसा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जो अभी आपको सुन रहे हैं या आगे फ्यूचर में सुनने वाले हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? देखो, इंश्योरेंस की बात करें
तो मैं सबको यही चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में कई बार, कि हेल्थ इंश्योरेंस आप जब हेल्दी हो, फिट हो, तब आपको ले लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि मैंने मोस्टली ये चीज़ देखी है कि 95% से ज़्यादा लोग इंडिया में जब उनको कोई बीमारी लग जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तब जाके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने भागते हैं। शुरू में कोई पैसे दे के राजी नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये पैसे बेकार जा रहे हैं। लेकिन आप ये चीज को, इस बात को समझे कि एक बार आपको कोई बीमारी लग गई तो फिर तो आपको कोई कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देती भी नहीं है, क्योंकि फिर कंपनी को पता अब तो ये क्लेम लेगा, अब तो ये लूट के खाएगा, तो फिर वो पॉलिसी देते ही नहीं है। और मान लीजिए चलो एक बार को आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपने ले रखा है, और उसका सम इंश्योर बहुत छोटा है, 5 लाख रुपए का फॉर एन एग्जाम्पल। अब 5 लाख रुपए हो सकता है आज ठीक लगे आपको, लेकिन आज से 10 साल बाद, 15-20 साल बाद ये सम इंश्योर बहुत कम लगेगा। और इन बिटवीन आपको कोई बीमारी लग गई, कोई ठीक ठाक से हार्ट से रिलेटेड या कुछ भी बीमारी लग गई, तो कंपनी कभी सम इंश्योर्ड उसका इंक्रीज नहीं करेगी। आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख ही रहेगी हमेशा। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि एक तो आप टाइमली पॉलिसी ले लें जब आप फिट हो, जब हेल्दी हो। दूसरा, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लें तो एक ठीक ठाक सम इंश्योर्ड ले लें, एटलीस्ट 10 लाख का तो कम से कम लें आज की डेट में, और कोशिश अगर हो सके तो उससे ऊपर ही लीजिए, 15 लाख, 20 लाख, 25-30 लाख, 50 लाख का भी तो आप ले लीजिए। चाहे आप बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू लें या फिर सुपर टॉपअप पॉलिसीज आती हैं उसके थ्रू लें, लेकिन एक ठीक ठाक सम इंश्योर्ड जरूरी है, ताकि फ्यूचर के लिए आपको प्रोटेक्शन रहे, कल को कोई दिक्कत ना आए। ओके, मतलब कि आप जो भी बता रहे हैं कि हमें जो पॉलिसी है हेल्थ इंश्योरेंस की, कि वो बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लेना चाहिए। इससे प्रीमियम का भी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि पहले लेने से प्रीमियम अभी स्टार्टिंग में कम होता है, जितना लेट पॉलिसी लेंगे तो उतना प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो आज गाइस रोहित जी से हमने इंश्योरेंस के ऊपर बहुत सी बातें की, बहुत से सवालों के जवाब हमें मिले इंश्योरेंस के ऊपर। तो मैं ये बात बताना चाहूँगा, रोहित जी ने हमें बताया था स्टार्टिंग में कि वो 10 से 15 साल से इस फाइनेंशियल सेक्टर में, इंश्योरेंस में, इन्वेस्टिंग लाइन में काम कर रहे हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हमें बहुत कुछ अभी और भी सीखने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। तो ये तो रही इंश्योरेंस की बात। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है और इस वीडियो को हम इंश्योरेंस वीडियो के ऊपर ही हम सीमित रखते हैं। रोहित जी अभी हमारे साथ में ही हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। अभी रोहित जी से स्टॉक मार्केट को लेकर, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग के ऊपर बहुत सी बातें हमें जाननी हैं, तो बहुत कुछ नया और सीखने को मिलने वाला है। तो रोहित जी से मैंने थोड़ा सा टाइम और लिया है, जिसमें हम ये इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। तो उस पर एक अलग वीडियो हम एक इसका सेकंड पार्ट के तौर पे लेकर आएंगे, आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो गाइस, मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहूँगा, थोड़ा बहुत जो मैंने इंश्योरेंस के ऊपर स्टडी की है, आपको भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। वैसे तो रोहित जी ने हमें काफ़ी सारी बातें बता दी, मुझे लगता है वो जानने के लिए उतनी ही काफ़ी हैं, बेसिक जानने के लिए। तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप पॉलिसी लें। टर्म लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और अपनी ये मेहनत की कमाई हम एक इस तरह से इकट्ठा करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे किसी अच्छे के लिए वो काम आ सके। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि हमारी मेडिकल बिल, एक ही मेडिकल बिल हमारी ज़िंदगी भर की कमाई को ले डूबता है। और अगर इन्फ्लेशन की भी मैं थोड़ी सी बात करूं तो मेडिकल इन्फ्लेशन वो हर साल लगभग 14% के करीब बढ़ रहा है। तो जिस तरह से महंगाई हर साल एक 5 से 6% बढ़ती है, तो मेडिकल लाइन में देखा जाए तो ये महंगाई लगभग ये एक ऐसी दीमक है जो 14% के एवरेज से चल रही है, बढ़ रही है। तो जितनी जल्दी हो सके एक हेल्थ इंश्योरेंस आपको ले लेना चाहिए। ये आपको एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है। बाकी आप लेना कैसे है, आप ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, एजेंट के थ्रू लेना है, कैसे लेना है वो आपकी चॉइस है। आप अपनी खुद की रिसर्च और स्टडी करके लें। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए
हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस के ऊपर, तो आप इस पर और ज़्यादा सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब के ऊपर ही चैनल मिल जाएगा रोहित जी का, ये खुद इंश्योरेंस के ऊपर काफ़ी सारा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो आप इनके चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इंश्योरेंस के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो आपको काम आने वाली है, हेल्प करेगी। इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इनके साथ अभी हमारी एक वीडियो और अगले पार्ट में आने वाली है। उस पर हम इंश्योरेंस के ऊपर नहीं, हम स्टॉक मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उस टॉपिक पर बात करने के लिए। बहुत सारी नई बातें हम सीखेंगे रोहित जी से। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं, आप भी चाहते हैं कि रोहित जी की एक वीडियो और आप देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टिंग के ऊपर, अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपको क्या सीखने को मिला इंश्योरेंस के ऊपर, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, या फिर अगर कोई आपका कोई ऐसा सवाल है जो, या कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आने वाली वीडियोस में उन सवालों को भी कवर करेंगे। और इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, उन्हें भी सीखने में हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी, मिलती रहेंगी। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका और रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद।